नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। प्रणव को घेरने में लगी टीम संगमा। बीजेपी ने दादा के दस्तावेज पर उठाए सवाल, चुनाव याचिका दायर करने की दी धमकी। और भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की 2 दिवसीय बातचीत का दिल्ली में आगाज, सुरक्षा समेत कई मसलों पर बात। तो 2 अहम मुद्दे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे प्रणब मुखर्जी को फिलहाल संगमा और बीजेपी की तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सीधा मुकाबला यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी और बीजेपी समर्थित पीएस संगमा के बीच है। लेकिन इस बार का राष्ट्रपति चुनाव सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला चुनाव बनता जा रहा है। प्रणब मुखर्जी को चुनौती देने का बीजेपी और संगमा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। यानी कि प्रणब मुखर्जी को वॉकओवर जैसी जीत मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी और संगमा छोटी से छोटी बात को मुद्दा बनाने को तैयार हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने भले ही प्रणब का नामांकन मंजूर कर लिया हो और ये मान लिया हो कि बीजेपी और संगमा ने जो शिकायत प्रणब के नामांकन के खिलाफ दर्ज कराई वो निराधार थी, लेकिन बीजेपी और संगमा दोनों अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि प्रणब के दस्तखत फर्जी हैं। दरअसल बीजेपी का कहना है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान के इस्तीफे के पेपर पर जो दस्तखत प्रणब के हुए हैं वो फर्जी हैं। बीजेपी इस लड़ाई को यहीं खत्म नहीं करना चाह रही है। बीजेपी का कहना है कि वो इस पूरे मामले के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर सकती है। बीजेपी और संगमा प्रणब का नामांकन खारिज करने की मांग कर रहे हैं। संगमा ने इस सिलसिले में चुनाव अधिकारी से उनकी शिकायत खारिज करने के फैसले की पूरी कॉपी मांगी है और पूछा है कि आखिर किस आधार पर उनकी शिकायत खारिज कर दी गई है। प्रणब मुखर्जी जो बीजेपी या संगमा से अलग अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और पूरे मसले पर अपनी सफाई दे रहे हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि वो अपने दस्तखत कैसे फर्जी बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। जब कहा गया कि इस्तीफे पर दस्तखत अलग हैं, तो दलील दी कि ये काम चुनाव अधिकारी का है, क्या गलत है और क्या सही वो देखेगा। और बीजेपी और संगमा पर सीधी टिप्पणी करने से प्रणब दा ने इनकार कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में वोटों के गणित के हिसाब से प्रणब मुखर्जी संगमा के मुकाबले बहुत आगे चल रहे हैं और संगमा लाख दावे करे कि चुनाव में मतदान वोटर की अंतरात्मा पर होता है और वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी को भी पता है कि उनका उम्मीदवार नहीं जीत रहा है, तो इसीलिए वो भी ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर चुनाव में मौजूदगी दर्ज कराने की कवायद में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तो प्रणब मुखर्जी को फिलहाल घेरने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी की तरफ से संगीन आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि जो लंच दिया गया था प्रणब मुखर्जी को लेकर के, उसमें बाहुबलियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से निंदा की गई है। आइए सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा पिछले 1 सप्ताह में 2 बार सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी सजाए हफ्ता गुनाहगारों के साथ भोज करते हैं और खेद भी नहीं जताते हैं। मालूम होने पर हमें उम्मीद थी कि कम से कम प्रणब दा ये कहेंगे कि अनुचित है, लेकिन वोट के लालच में कांग्रेस कहां तक जा सकती है, इसका ये नमूना है। तो बीजेपी के आपत्तियों पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया है। क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनते हैं। जब आपको मालूम हो कि चुनाव जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है, तो फिर आप ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। देखिए, जो विरोधी प्रतिनिधि है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक बात और उनके समर्थकों को एक बात बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए कि ये कोई
किसी विश्वविद्यालय के या महाविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव नहीं है। ये भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव है और पद की गरिमा के अनुसार चुनाव लड़ना चाहिए। और इस बीच सरकार की ओर से गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। It's a scandalous suggestion, and I'm sure Mr. Pranab Mukherjee, the candidate, has taken note of the scandalous statement. And no one can stop anyone from going to court. तो जाहिर सी बात है, अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इस बीच पीएस संगमा ने जो आरोप लगाए थे और जिस तरह से उनके आरोपों को खारिज किया गया है, उसके आदेश की कॉपी मांगी थी। अब चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि वो आरोप जो खारिज किए गए हैं उसके आदेश की कॉपी पीएस संगमा को दी जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान अवधेश कुमार जी हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चल रहा है और जिस तरह की बातें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, जिस तरह के संगीन आरोप लगाए गए कि बाहुबली लंच में मौजूद थे जिसमें प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे और कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, कितना आपको संगीन ये लगता है? देखिए, इसमें तो संगीनियत है ही नहीं। ये हमारे भारतीय राजनीति की विडंबना और राजनेताओं के गिरते मानसिक स्तर का परिचायक है ये पूरा प्रसंग। अगर इसको मैं एक पंक्ति में कहना चाहूँ, ये दोनों मामले हमारे पास आए। एक ये है कि वो उनका हस्ताक्षर जाली है, उसके आधार पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। चुनाव आयोग के पास गया, चुनाव आयोग ने उसको रद्द कर दिया। अब वो कॉपी उनका मांगना काम है, वो कॉपी देख रहे हैं, हो सकता है। दूसरा यह है कि जो उत्तर प्रदेश में सारे विधायक और वहाँ के सांसद सभी उपस्थित थे, उसमें जो रात्रि भोज था उसमें वो शामिल था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसकी जगह पीएस संगमा अगर वहाँ होते तो क्या पीएस संगमा को समर्थन दिया होता उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसमें वो शामिल होते कि नहीं होते? एक दूसरी बात कि उस भोज में ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो भोज केवल उनके लिए नहीं था जो पीएस संगमा को समर्थन दे रहे हैं। वो प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे रहे हैं। वो भोज जो उसने दिया था रात में, वो सभी विधायकों के लिए भोज था। वो ये नहीं था कि जो उसमें उनके सम्मान में भोज रात में तो मायावती ने दिया, दिन वही कर रहा हूं ना, दिन उसमें केवल उसमें दूसरी पार्टी के भी विधायक आए थे। अब मुझे ये देखना पड़ेगा उसमें भाजपा का कोई विधायक भोज में आया था कि नहीं आया था, क्योंकि निमंत्रण सभी को गया था। जो एवं बसपा के जो विधायक थे उनको भी भोजन का निमंत्रण गया था वहां से, ये नहीं था कि किसी और को गया था। जिस तरह किसी ने बहिष्कार नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि नैतिक दृष्टि से यह प्रश्न तो उठता है कि हमारे देश का जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है उसके सारे काम बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष, निर्मल हो, वो दिखाई दे। वो अगर चुनाव प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल दिखाई देना चाहिए। तो बीजेपी का जो रवैया तो वही कह रहा हूं, सियासी लेकिन है वही तो हमने शुरू में कहा ना, वही पंक्ति फिर दोहरानी पड़ेगी, हमको अपना उत्तर दे लेने दीजिए। तो ये तो दिखाई देना चाहिए। अब वो हस्ताक्षर एक जगह उन्होंने जो किया हुआ, उनका सामान्यतः जो प्रणब मुखर्जी का हस्ताक्षर होता है वो इनिशियल्स होते हैं 2 या 3 में, वो वहां जो हस्ताक्षर है वो पूरा नाम लिखा हुआ है। तो उससे एक आशंका होती है कि शायद जो है वो हो सकता है। उस पर प्रणब मुखर्जी को ही अपना जो है स्टेटमेंट देना चाहिए था कि उसमें सत्य क्या है। लेकिन मेरा कहना है कि तो तकनीकी ने साफ कर दिया ना। नहीं, तकनीकी दृष्टि से सवाल है कि हम इतनी तकनीक चीजों में क्यों नहीं पड़ रहे हैं। हमारे देश की राजनीति में एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास क्यों खत्म हो रहा है, अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके प्रति हमारे पास अपना उम्मीदवार हो सकता है, हमारे मन में सम्मान और विश्वास का भाव क्यों नहीं पैदा हो रहा है। यह राजनीति के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। पुष्पेंद्र, क्या ये विश्वास जो इस तरह से कमजोर होता जा रहा है, ये उसकी राजनीति है या फिर क्या है आखिर? देखिए,
अखिलेश जी ने जो बात सिग्नेचर की अवधेश जी ने जो बात कही है, उसमें सिग्नेचर वाली बात के ऊपर तो डिसीजन जिनको लेना है वो लें, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2 जेल में बंद जो एमएलए हैं उनके दोपहर के भोज में शामिल होने पे जो इशू बनाया है, उनकी शिकायत प्रणब मुखर्जी से नहीं होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी अपने कैंपेन के सिलसिले में सब जगह जा रहे हैं, वो बाल ठाकरे के पास भी जाएंगे और जरूरी नहीं है कि बाल ठाकरे, उन्होंने कह दिया 13 तारीख को जाएंगे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो एक कैंडिडेट हैं, वो किसी के यहाँ भी जो उनका वोटर है उसके पास वोट मांगने जाएंगे। लेकिन ये एक टेक्निकल मुद्दा है कि जो एमएलए जेल में हैं उनको कोर्ट ने ये परमिशन दी है कि वो जेल से जब भी बाहर निकलेंगे तो विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और जैसी कार्रवाई खत्म होगी कस्टडी में होंगे और जेल चले जाएंगे। वो लंच में कैसे पहुंचे, इसकी क्या कोई परमिशन उन्होंने ली थी? यहां जो है वो लीगल मामला है। अब वो वहां प्रणब मुखर्जी को आना था कि एपीजे अब्दुल कलाम को आना था या देश के बड़े गणमान्य लोगों को आना था, उन आने वाले लोगों को उन पर नहीं आरोप होना चाहिए। बीजेपी की शिकायत अखिलेश से होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि वहां कौन लोग मौजूद थे और कौन क्रिमिनल थे और कौन जेल से आए थे, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। वो भी वोटर है, वो जो 2 लोग हैं ऐसा तो नहीं है कि उनका वोट ना हो, वो एमएलए हैं, वो चुने हुए एमएलए हैं, ठीक है, उन पे केस चल रहे हैं, जेल है। हाँ, उस लंच में मौजूद होने पे उसके विवाद हो सकता है और उसके लिए शिकायत अखिलेश से या यूपी सरकार से हो। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस तरह की कल वो वोट देने नहीं, सवाल नहीं, कल वो वोट देने आएगा तो उस पर भी बीजेपी सवाल उठाएगी क्या? उसको उनको परमिशन लेनी पड़ेगी वोट देने की। वो तो लेनी पड़ेगी और मिल भी जाएगी। मैंने बीजेपी क्या उस समय भी उठाएगी कि वोट डालने आया? मैं वही तो बात कह रहा हूं ना कि बीजेपी एड्रेस गलत कर रही है। अगर बीजेपी को इस बात पे कहना है कि वो यहां कैसे आए थे, उसकी परमिशन ले ली गई थी, अखिलेश बताएं कि हाँ परमिशन लेने की थी, बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जिस तरीके से हताश और निराश है, ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को, इससे उनकी हार जीत से क्या संबंध है कि उस पार्टी के अंदर 2 एमएलए जो जेल के थे वो आए थे। ऐसे मुद्दे निकाल के लाएं जिससे उनकी हार जीत के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला हो, कि कोई मुलायम सिंह से साठ गांठ हुई हो, कोई ऐसा रसोद्घाटन करें, कोई मुलायम सिंह को पैसा दे दिया गया हो, मुलायम सिंह के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है कोर्ट में, उस पे कहीं कोई बात तय हो गई हो, कहीं मायावती को खरीदने की बात, ऐसी कोई बात हो तो अब ये बहुत ही नॉन इश्यूज, ये बात बिल्कुल सही करें, ये किसी ऐसे लग रहा है कि कहते हैं किसी पंचायत या नगर पालिका के चुनाव में छोटी छोटी चीजों से स्कोर करने वाली बात। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश की विपक्षी पार्टी। मैं समझता हूं कि इससे एक तो जहां वो चुनाव के इस रेस में पीछे हैं, इसके अलावा वो जो थोड़ा बहुत उनका कोई एक फेस था उसको भी वो खोते जा रहे हैं। हार जीत अपनी जगह, लेकिन लड़ाई लड़ने का भैया वो चुनाव के रेस में थे कहां? वो कोई उम्मीदवार भी नहीं था। नहीं, वो तो आज की बात नहीं कह रहा ना, अब तो जब डिक्लेयर हो गई बात हो गई ना, तो किसी दूसरे के उम्मीदवार को समर्थन दिया बीजेपी जी। आज की डेट में तो कैंडिडेट है ना उनका, वो पहले था नहीं था वो इशू नहीं है, बट मैं कह रहा हूं उसके बावजूद भी हताश और निराश है, ये तो उनको पता है कि नहीं जीत रहा। तो भाई इस तरीके की हरकतें करने से तो एक अपनी पार्टी की जो छवि है उसको और आप धूमिल कर रहे हैं। आप मुद्दों को उड़ाएं ना, किसी बड़े मुद्दे की बात। ये भी चीज नजर आती है अवधेश जी के सस्ती जो लोकप्रियता है अपने आप को बनाए रखने की, वो यहां पर उसका मकसद रहा होगा। नहीं, केवल मैंने ये कहा ना कि इस समय मैं संपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठान की बात कर रहा हूं, यहां भारतीय जनता पार्टी की बात है। ये सब बातें साफ स्पष्ट कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का बिल्कुल अभाव हो गया है, जिसमें कि एक शालीनता हो, शब्दों की मर्यादा हो, सोच की ऊंचाई हो, मुद्दों की गहराई हो, परिस्थितियों को समझे, किस मामले में क्या बयान देना है, क्या मुद्दे उठाना है। आखिर राष्ट्रपति चुनाव देश के हमारे प्रथम नागरिक का चुनाव है संसदीय लोकतंत्र में, उसकी मर्यादा, उसकी शालीनता बनाए रखना मुख्य विपक्षी दल की भी जिम्मेवारी है, उसको वो ध्वस्त कर रही है। तो इसलिए इस सस्ती लोकप्रियता, इसमें लोकप्रियता और अलोकप्रियता का प्रश्न नहीं है, ये केवल दिशाहीनता का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय राष्ट्रपति चुनाव में दिशाहीन है। तो ये स्थिति कोई इसी वक्त नजर नहीं आ रही, बल्कि एक लंबे समय से यही चीज दिख रही है। अब इस समय लंबे समय पर मैं नहीं जाऊंगा, आपके चेहरे की जो है ना, भारतीय जनता पार्टी का नाम आते ही जो आपके चेहरे पर गुलाबी खिलखिलाहट आती है, नहीं, उसके दौर में मैं नहीं फंसूंगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई सभी पार्टियों का है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, इसलिए उस पर मैं बात कर रहा हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये हमारे पूरे राजनीति की विडंबना और राजनीतिक प्रतिष्ठान के गिरते मानसिक स्तर का परिचायक है ये पूरा प्रसंग। उसमें सब संपूर्ण राजनीति आ जाती है। तो
भारतीय जनता पार्टी जो कुछ इस समय कर रही है वो बिल्कुल इतना ही है कि वो मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव जो है, नहीं तो फिर बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा ना कि चरित्र की जो बात अभी कह रहे थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय राजनीति उतना धवल और निर्मल होती जो कि हम लोग चाहते हैं, जो महात्मा गांधी की कल्पना रही होगी, तो ये प्रश्न वाजिब था। और अगर प्रणब मुखर्जी की जगह मैं उम्मीदवार होता तो मैं बोलता कि वाकई उनको नहीं आना चाहिए था वो और साथ ही साथ वो मुझे वोट न भी दें तब भी मैं अपना चुनाव जीतूंगा, ऐसे लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए, इस सीमा तक भी जा सकते थे। लेकिन अगर प्रणब मुखर्जी नहीं भी गए तो आज की राजनीति में इसके लिए वो कटघरे में खड़ा नहीं होते। एक आदर्श की बात है। लेकिन यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब एक आदमी अपने जो वोट मार्जिन, जीत का जो मार्जिन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें नहीं बढ़ाने का नहीं, देखिए वो जो भी चुनाव लड़ता है ना वो परंपरा है। नहीं, हर राज्यों में देखिए, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री विधायकों से मत मांगने वो जाता ही है। नहीं, हर आदमी ये चाहता है ना कि उसकी जीत जो है शानदार हो। वो तो उनका वोट गिना हुआ है, उसमें जो है उन्होंने तो ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे इस जो है भोज में शामिल हो जाए। देखिए 6.5 लाख के आसपास वोट उनका जो है ना वो बिल्कुल गिना हुआ है, उसमें से थोड़े बहुत कमी ज्यादा हो सकती है, इसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं रह गया। पुष्पेंद्र क्या? देखिए मैं बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा कि ये जो बात हम मान के चल रहे हैं, ये देश का एकमात्र ऐसा चुनाव होता है जिसमें विप जारी नहीं होता। तो ये किसी को कहना क्या कहते हैं कि साहब 6.5 लाख वोट है वो तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर यही बात थी तो 69 में फिर इंदिरा गांधी को उनका कैंडिडेट क्यों नहीं? एक ही बार हुआ है। नहीं, एक ही बार बात तो कहने दें आप। 69 में कांग्रेस के ही दोनों उम्मीदवार थे ना, कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हराया, हराया तो फिर तो बात तो वही हो रही है ना। तो ये कैसे हो सकता है? इतिहास में अगर एक घटना घट गई तो दोबारा नहीं घटेगी। अच्छा, बात मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है 69 हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम एक रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट होने के बाद वोटों की गिनती उनके फेवर में होने के बावजूद भी वो जिस तरीके से जा रहे हैं उसमें आप ये समझिए क्या कहते हैं। भाई आप परंपरा की, मुझे तो अपनी बात कहने दीजिए। परंपरा है जाना, मैं परंपरा की बात नहीं कह रहा। सब जगह एपीजे अब्दुल कलाम नहीं गए थे कहीं? नहीं गए थे, नहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं। रूलिंग पार्टी का एपीजे अब्दुल कलाम नहीं गए थे। सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी आपके पास, अब मेरी भी सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रणब दादा इस तमाम सब कुछ होने के बावजूद भी, जीत भी उनकी तरफ है, आंकड़े भी उनकी तरफ है, वोट भी उनकी तरफ है, तमाम वो लोग भी उन्हें वोट दे रहे हैं, इसके पीछे भी मैं वही बात कहूंगा कि जिस तरीके से उनके कैंडिडेचर को लेके कांग्रेस के अंदर विरोध था, एक बड़ा तबका नहीं चाहता था, एक तबका चाहता था, और उसके बाद जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी हुई, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी के नाम के साथ साथ में हामिद अंसारी का नाम भी लटकाया गया कि साहब ये, तो मेरा कहने का सेंस है ये हम सबसे ज्यादा बेहतर 40 साल कांग्रेस को प्रणब मुखर्जी जानते हैं, उसके चरित्र को भी जानते हैं, उसके अंदर की द्वंद को भी जानते हैं, गुटबाजी को भी जानते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं, वो इस तमाम सब बावजूद भी वो इंश्योर करना चाहते हैं, वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि हार इस वक्त यूपीए के कैंडिडेट की भी होगी और प्रणब मुखर्जी की भी राजनीतिक हार होगी। अगर किसी किस्म का कोई घपला हुआ तो वो जो इनका मूवमेंट है कि वो हर जगह जा रहे हैं, एक कैंडिडेट जो इतना वो है तो सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी में जाना चाहिए। फिर वो शिवसेना जैसे आदमी की पॉलिटिक्स जिसको पूरी कांग्रेस नकारती रही, उसके दरवाजे में भी तो जा रहे हैं ना वो। तो बात यह है कि वोट लेने के लिए आपको शिवसेना के दरवाजे जाना पड़ा, जिसकी राजनीति को आप सरे से निकारते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात है कि उनका जाना है, मैं उसको इस तरह से देखता हूं, ये शिष्टाचार और एक औपचारिकता और एक वो जरूरी, वो तो मैं मानता ही हूं, लेकिन वो इंश्योर भी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, वो जानते हैं कि आंध्र प्रदेश जो कि सबसे बड़ा जगह स्टेट था और वहां से सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग जीत के आए, वहां मुझे लगता है इसलिए सब दौड़ हो रही है। ये लगता है कि क्या प्रणब मुखर्जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है? जिस तरह की गुटबाजी इन्होंने कहा ना, सुनिश्चित करना, माने जो कुछ उनकी जीत है वो सुनिश्चित हो। कांग्रेस के अंदर विभाजन था, लेकिन पीएस संगमा के खड़े हो जाने के बाद जो कांग्रेस का मुख्य नेतृत्व हो एकजुट हो गया, क्योंकि पीएस संगमा सोनिया गांधी के खिलाफ है। नहीं तो ये इनकी बात से हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि भाई 10 जनपद दिल से तो प्रणब मुखर्जी को उम्मीदवार बनाना चाहता नहीं था। तो इसीलिए वो ठीक है, एक परंपरा के हिसाब से भी जा रहे हैं, लेकिन इनकी बात से असहमत होने का कोई कारण नहीं है कि वो सुनिश्चित भी करना चाहते होंगे। लेकिन आज का जो गणित है उसमें दोनों के मतों में विशाल अंतर है। अगर मान लीजिए व्हिप के अभाव में कुछ वोट इधर उधर गए भी नहीं, लेकिन तब भी कोई बहुत बड़ा उलटफेर की संभावना जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का गणित है, अगाथा संगमा कहने के बावजूद भी आज जो है अपने पिता संगमा के साथ जो है प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं।
जो ट्राइबल्स हैं वो बराबर जो है, चाहे कांग्रेस के हों या फिर अदर्स पार्टीज में हो, वो भी कहीं ना कहीं संगमा के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके जो पांव हैं वो डगमगा रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम चीजें महसूस हो रही हैं। नहीं, डगमगा नहीं रहा है। ये संभव है इस बार कि कुछ आदिवासी वोट, हम लोग इसलिए मान के चल रहे हैं ये संभव है, जैसे अरविंद नेताम मान लीजिए वहां से आ गए, ऐसे कुछ आदिवासी वोट देश में संगमा के पक्ष में चले जाएं, इसकी संभावना है। इस बार जो है मैंने दोनों पक्षों का कंप्लीट उसी के प्रति वोट सारा मिलना ये सुनिश्चित नहीं है। ये बात फैक्ट है इस बार के चुनाव में कि न तो विपक्ष का 100% सुनिश्चित है कि वो वोट जो है सब संगमा को ही मिल जाएगा, न जिन सारी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है प्रणब मुखर्जी को, उनका ही 100% सुनिश्चित है। इस बार थोड़ी बहुत बाएं दाएं होने की, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत हल्का अंश होगा और उससे जीत हार में अंतर नहीं आएगा। ऐसा जो भी हमारी राजनीतिक समझ है उसके आधार पर कह सकता हूं। लेकिन प्रणब मुखर्जी एक अच्छी परंपरा है, चाहे शिवसेना हो, चाहे देश में मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी हो, चुनाव जीतने के बाद इस संविधान के तहत सभी विधायक और सभी सांसद हैं और वो हमको समर्थन देते हैं, तो उस समर्थन के लिए उनके सामने जाके स्वयं को अनुग्रहित के रूप में पेश करना, इसमें कोई बुराई नहीं, एक अच्छी परंपरा है, उनको जाना ही चाहिए और वो जा रहे हैं। इसलिए उनका मैं इस बात का तो और इस स्वभाव का समर्थन करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी से हम शायद उसमें यह भी शामिल है, हम सबका यही निवेदन होगा कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव को जो है उसकी जरा शालीनता, उसकी गरिमा को बनाए रखें। और इस प्रकार के इशू कि कोई कैंडिडेट वहां चला गया है और उसमें कोई भोज में शामिल हो गया है, ऐसा हो गया है, उसको उठा करके ये सतही बात, हाँ, ये सतही से भी छोटे स्तर, सतह से भी नीचे की बात है। इसको जरा धूमिल न करें इसको। पुष्पेंद्र, देखिए प्रणब मुखर्जी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात जो अवधेश जी कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा भी अंतर होगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर चुनाव में जो इंश्योर वोट है यूपीए का, सारे जो भी उनके धड़े बाहर से और अंदर से मिला के दे रहे हैं, उसमें 5 वोट भी कम मिलते हैं, इसके पॉलिटिकल मायने हैं, इसकी हार जीत का मायना नहीं है। अगर कांग्रेस की तरफ से 100 वोट नहीं मिलते उन्हें, जीत फिर भी जाते हैं वो, मैं उनकी जीत हार पे तो प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने हैं। ये द्वंद्व बाहर आएगा, ये तो पता चलेगा ना कल। नहीं, जो आगे का सिनेरियो बन रहा है पॉलिटिकल, मैं वही कह रहा हूं। उसके अंदर प्रेसिडेंट चुनाव के बाद जो अगर कांग्रेस की तरफ से 50 वोट भी अगर प्रणब मुखर्जी को नहीं मिले किन्हीं कारणों से, वो कोई भी कारण हो, शायद अब्सटेन ही कर दें, लोग जाके वोट ही ना डालें, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल वोट है, कोई विप जारी नहीं होता इस मामले में। तो जब रिजल्ट आएगा तब तो पता चल जाएगा ना कि एनडीए में कितनी सेंध उन्होंने लगाई और यूपीए के कितने लोगों ने प्रणब मुखर्जी को वोट नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं उसके पॉलिटिकल मायने होंगे, हार जीत पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एनालिसिस में पता चलेगा यूपीए के अंदर कांग्रेस के लोगों ने, कितने लोगों ने मुखर्जी को पैदल करने की कोशिश की, कमजोर करने की कोशिश की। वो पता नहीं चल पाएगा कि एक्स ने किया ना वाई ने किया, कि हम तमाम मीडिया वाले लगाते रहे हैं ये कयास कि चिदम्बरम का झगड़ा है, चिदम्बरम उनकी कुर्सी बैठना चाहते हैं, चिदम्बरम ने उनके कमरे में जासूसी करवाई, ये तमाम सारी चीजें आई ना। आखिर इसमें बीजेपी या दूसरे लोग नहीं शामिल थे, तो ये कहीं अंदर का द्वंद्व भी है ना। एक के खिलाफ ये 2G स्कैम जो पूरा का पूरा घोटाला है, ये प्रणब मुखर्जी के एक थोड़ी सी जांच से, इनकम टैक्स से पता चला, तो ये जो अंदर खींचातानी चल रही है, इस वोट के चुनाव में जो पड़ेंगे उससे हार जीत का मार्जिन अगर जो फिक्स है आज की डेट में, अगर वैसी रहता है तो कोई मतलब नहीं है। अगर 2% भी कांग्रेस का वोट इनकम कम मिलता है, और वो भले ही अब संगमा को न मिले, लेकिन वो कम होने वाले लोग कौन थे जो प्रणब मुखर्जी के साथ नहीं थे। मेरी बात में ये कहना चाह रहा हूं, उसके पॉलिटिकल मतलब निकलेंगे। चलिए, फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक चल रही है, 2 दिवसीय बैठक है, क्या उससे कुछ नतीजा निकल पाएगा या फिर हालात जस के तस बने रहेंगे। ब्रेक के बाद